गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्ष अनवील। आज मैं जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो खबर आपको पता होगी, आपने कई जगह सुना होगा, टीवी चैनल्स पे भी दिखाया जा रहा है कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एलुमिनियम और स्टील इंपोर्ट्स के ऊपर कुछ टैरिफ बढ़ाया है। तो हम ये समझते हैं कि क्या वो भारत के ऊपर भी है, भारत की कंपनीज़ अगर अमेरिका को एक्सपोर्ट करेंगी एलुमिनियम या स्टील तो उसके ऊपर भी वो टैरिफ लागू होगा कि नहीं। दूसरा ये कि क्यों बढ़ाया है अमेरिका ने ऐसा टैरिफ ऑन एलुमिनियम एंड स्टील। और तीसरा ये कि भारत का फ्यूचर क्या है, भारत की कंपनीज जो अलग अलग गुड्स और सर्विसेज जो एक्सपोर्ट कर रही है यूएस को, तो क्या भारत के लिए भी कुछ टेंशन की घड़ी आने वाली है। तो पहले हम ये समझते हैं कि अमेरिका ने ये टैरिफ क्यों बढ़ाया है। तो 1940s में अमेरिका जो है वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। क्लोज टू 50% ऑफ द ग्लोबल स्टील वॉज प्रोड्यूस्ड बाय यूएस एट दैट पॉइंट इन टाइम। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका को जो है वो जो अपना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, जब इंग्लैंड से अमेरिका पहुंचा तो अमेरिका को भी ग्रोथ अपनी कंट्री के, अपनी इकोनॉमी की करनी थी, फैक्ट्री सेटअप हो रही थी। तो उसमें स्टील की कंजम्पशन क्योंकि हर जगह होता है। आज की डेट में अगर आपको बोलें तो आप किचन यूटेंसिल से लेकर के, स्टोरेज से लेकर के, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, शिप बिल्डिंग में, आपके कंज्यूमर गुड्स में, वाइट गुड्स, आप कूलर है, रेफ्रिजरेटर है, इन सब जगह पे आपका मोबाइल फ़ोन है, हर जगह स्टील यूज़ होता है। तो उस समय 1940s के दशक में अमेरिका वॉज दी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। अकेला अगर 100 टन प्रोड्यूस हो रहा है तो 50 टन अकेला अमेरिका कर रहा था। लेकिन 1990, 95, 2000 आते आते अमेरिका की सुप्रीमेसी और सुप्रीमेसी इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टील एट ग्लोबल लेवल धीरे धीरे डिमिनिश होती चली गई। और आज जो अमेरिका है वो करीब 5% ऑफ द टोटल ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन में उसकी हिस्सेदारी है। मतलब अगर 100 टन प्रोड्यूस हो रहा है तो 5% या 5 टन अमेरिका प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अमेरिकन इकॉनमी 1940 से आज की डेट में बहुत बड़ी हो चुकी है, तो उसकी जो ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए भी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सस्टेन करने के लिए, जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसको सस्टेन करने के लिए स्टील की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और इतनी बड़ी इकॉनमी, उसका परचेजिंग पावर भी बहुत तगड़ी है, तो उसको स्टील की खपत लगती है। पर प्रोड्यूस वो सिर्फ 5% करता है, तो एक्स्ट्रा जो है वो इंपोर्ट करता है। अब थोड़ा चाइना पे हम आते हैं। तो चाइना जो है वो 1990 में चाइना के पास इतनी स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं थी। 1973 तक तो चाइना बहुत गरीब होता था। तो 1990 में चाइना की रिजीम ने, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, उसने बोला कि हमें एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलते हैं। अगर अपने देश को हमें ग्रो कराना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। वो दे ही रहे थे। लेट 1980s में उन्होंने शुरू किया था मैन्युफैक्चरिंग का काम। जो चीज़ चाहिए दुनिया को हम बना के देंगे सस्ते दामों पे, क्योंकि लेबर भी चीप था और रॉ मटेरियल उनके पास अवेलेबल था। 1990 में उन्होंने स्टील प्लांट्स लगाना शुरू किया। उनके यहाँ थे, बट नंबर ऑफ़ स्टील प्लांट्स और बढ़ाने शुरू किए। जो एग्जिस्टिंग स्टील प्लांट्स थे उनकी कैपेसिटी बढ़ानी शुरू करी। तो अगले 15 साल, करीब 2005-06 तक उन्होंने इतने ज़्यादा स्टील प्लांट्स, स्टील मिल्स इंस्टॉल कर दी और जो उनकी कैपेसिटी इतनी बढ़ा दी कि वो एक्सेस प्रोड्यूस करने लगे जितना उनके इकोनॉमी में खपत नहीं था। तो आपने सुना होगा कि चाइना में बहुत सारे घोस्ट सिटीज़ हैं। घोस्ट सिटीज़ का मतलब ये कि उन्होंने बहुत सारे, करीब 300 मिलियन यूनिट्स, मतलब ऐसे घर बना दिए हैं। उन्होंने ये सोचा कि हमारी जो पॉपुलेशन एक्सपैंड कर रही है उनके लिए नया सिटी बसाना चाहिए, जिससे कि वो लोग जाके वहाँ रहें। और उस रहने के लिए, बनाने के लिए आपको स्टील की, सीमेंट की, आयरन की, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके हिसाब से उन्होंने स्टील जो अपने यहाँ ही प्रोड्यूस हो रही है उसको वहाँ पे जो रियल एस्टेट कंपनीज है उन्होंने वहाँ पे ख़रीदा और वहाँ पे लगाया। लेकिन उन घोस्ट सिटीज़ पे कोई रहने नहीं गया, इसीलिए घोस्ट सिटीज़ कहलाती हैं वो, क्योंकि कोई रह नहीं रहा वहाँ पे, कोई रहना ही नहीं चाहता। तो अब जो एक्सेस प्रोड्यूस हो रहा था चाइना में स्टील, उन्होंने बोला कि भाई एक काम करते हैं, इसको हम जो बाकी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे स्टील की खपत है, जैसे इंडिया में भी है,
तो इंडिया अपना खुद का स्टील ही प्रोड्यूस करता है, जैसे JSW स्टील है, टाटा स्टील है, अपना सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। लेकिन हमारा खपत ज़्यादा है क्योंकि अभी हम आपने भी देखा होगा इंडिया बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल इंडिया में है, चाहे वो रियल एस्टेट सेक्टर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे ऑटो मैन्युफैक्चरिंग मतलब होलिस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूँ, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो, वाइट गुड्स हो, ऑटो सेक्टर हो, शिप बिल्डिंग हो। तो चाइना ने क्या किया कि चाइना ने अमेरिका में तो करना शुरू किया क्योंकि अमेरिका को रिक्वायरमेंट है स्टील की। लेकिन अमेरिका ने क्या कर रखा था कि भाई अमेरिका का ट्रेड वॉर भी चल रहा था। डोनाल्ड ट्रंप जब 2017 से 2021 तक प्रेसिडेंट थे US के, तब उन्होंने वहाँ तब भी टैरिफ लगाए थे चाइना के ऊपर, चाइनीज़ इंपोर्ट्स के ऊपर। तो चाइना ने एक दूसरा रूट ढूंढा, उसने बोला कि भाई मैक्सिको का जो है वो US के साथ एक एग्रीमेंट है कि कुछ सर्टेन आइटम्स जो है एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम इम्पोर्ट ड्यूटी या टैरिफ्स इन US फ्रॉम मैक्सिको। तो हम क्यों ना मैक्सिको को माल बेचें, स्टील बेचें, और मैक्सिको जो है फिर उसको अपना US में पहुंचा देगा बिना टैरिफ के। तो इस तरीके से बाइडेन के रिजीम में ये सब चल रहा था। लेकिन ट्रंप आए, ट्रंप ने बोला कि भाई ये भी नहीं चलेगा और मैं तो भाई 25% टैरिफ बढ़ा रहा हूँ स्टील एंड एल्युमिनियम पे। और उसमें मैक्सिको का नाम भी था, कनाडा का नाम भी था, अर्जेंटीना का नाम भी था, यूरोपियन यूनियन का नाम भी था। अब ये ऐसा लोग सोचे कि मैक्सिको तो या बगल में है, उसके ऊपर क्यों लगा दिया, कनाडा तो अमेरिका का दोस्त है, उसमें क्यों लगा दिया। तो यही रीज़न है एक्चुअली। इनडायरेक्टली अमेरिका जो है वो चाइना को हर्ट करना चाह रहा है। चाइनीज़ जो स्टील और एल्युमिनियम इंपोर्ट्स US में हो रहे हैं उसके ऊपर टैरिफ ज़्यादा लगा करके, ठीक है। तो चाहे अगर चाइना डायरेक्ट बेचता है US को तो भी टैरिफ है, चाइना अगर मैक्सिको कनाडा के रूट के थ्रू भी बेचता है तो भी टैरिफ है। तो पहले ऐसा नहीं था, तो हमने ये समझा कि क्यों टैरिफ बढ़ा दिया गया है एल्युमिनियम और स्टील प्रोडक्ट्स के ऊपर या स्टील डेरिवेटिव्स के ऊपर। एल्युमिनियम द सेकेंड थिंग इज़, क्या भारत का नाम है इसमें जो टैरिफ बढ़ाया गया उन कंट्रीज़ की लिस्ट में? तो अभी ऐसा नहीं है। 12 फरवरी और 13 फरवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मिस्टर मोदी से मिलेंगे वॉशिंगटन में, और उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि क्या फ्यूचर होने वाला है उन कंपनीज़ का इंडियन कंपनीज़ का जो ज़्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं, पार्टिकुलरली टू US इकोनॉमी या US मार्केट में। अब भारत जो है अमेरिका के साथ काफ़ी चीज़ों में ट्रेड करता है। 2021-22, 2022-23 ये 2 साल US वॉज द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया। 23-24 जो पिछला फाइनेंशियल ईयर बीता है उसमें हमारा लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर चाइना था। US जो था वो सेकंड नंबर पे खिसक गया था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इंडिया US के साथ और ट्रेड रिलेशंस मजबूत करे। वो हर चीज़ पे भारत भी अमेरिका के साथ ट्रेड करे, अमेरिका भी भारत के साथ ट्रेड कर ही रहा है क्योंकि उसकी बड़ी इकॉनमी है। वो प्रोड्यूस 15% करता है दुनिया का। US जो है वो अगर $100 का कोई सामान प्रोड्यूस हो रहा है, ऑल दी प्रोडक्ट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड अक्रॉस द ग्लोब, अगर $100 का वैल्यू है तो $15 का माल अकेला US प्रोड्यूस करता है। बट अमेरिका इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर। कैसे? अगर $100 का पूरा ग्लोबल सामान प्रोड्यूस हो रहा है तो $30 अकेले वो कंज्यूम करता है। तो वो कोई भी सेक्टर हो, तो इंडिया जो है अमेरिका को काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। हम जेम्स एंड ज्वेलरी करते हैं, हम स्टील भी करते हैं, हम आयरन भी करते हैं, हम फार्मास्यूटिकल्स बहुत बड़े लेवल पे करते हैं। हमारी आई फॉरगॉट, ये जो मेडिसिन्स हैं जो डिस्काउंटेड प्राइस पे होती हैं, आई फॉरगॉट द नेम, मतलब वो जेनरिक मेडिसिन, सॉरी। तो जेनरिक मेडिसिन जो है वो अमेरिका में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इंडिया है सॉरी। उसके बाद हम IT सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है अमेरिका के साथ।
हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में कुछ कुछ हद तक इन्वॉल्व हैं। जैसे हमारी महिंद्रा है, वहाँ पे 2-3 प्रोडक्ट्स हैं उनके जो वहाँ पे बिकते हैं यूएस इकॉनमी में। और महिंद्रा जो है उसकी जो डिज़ाइनर टीम है वो अमेरिका बेस्ड है। मतलब महिंद्रा इंडियन कंपनी है, आनंद महिंद्रा साहब की। उसकी जो डिज़ाइनर्स है, जो डिज़ाइन करते हैं, जो पैसेंजर व्हीकल्स जो उनके आते हैं, अभी आपने सुना होगा EV6 और EV9 जो आई थी, तो उसके डिज़ाइनर्स जो है वो अमेरिका में बैठते हैं और अमेरिकन लोग हैं। बिकॉज़ थोड़ी उनकी अप्रोच अलग है, नया डिज़ाइन नए तरीके से पेश करने का। तो भारत के साथ टेंशन अभी तो नहीं है यूएस का। और यूएस का कहना है कि देखो, हम तुमसे जो माल खरीद रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि हम खरीदें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुमने जो रशिया के साथ जो बहुत ज़्यादा दोस्ताना याराना बढ़ा रखा है बाइडेन के एरा में, वो उसको थोड़ा कम करो। दूसरा, जो तुम जो आर्म्स इक्विपमेंट्स या उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी जो है, जो तुम बाकी देशों से ख़रीद रहे थे, चाहे वो फ्रांस के साथ तुमने रफ़ाल की डील कर ली, या रशिया के साथ तुम ब्रह्मोस के ऊपर काम कर चुके हो, और भी इक्विपमेंट्स या वेपन्स तुम वहाँ से ख़रीद रहे हो, या इजराइल के साथ तुम ड्रोन्स ख़रीद रहे हो, या जॉइंट वेंचर में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या करने की प्लान कर रहे हो, तो हम कहते हैं कि भाई हमारे साथ भी तुम ये करो। तो ऐसा नहीं है कि तुम हमारे यहाँ माल बेचते रहोगे और हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, तुम बाकी लोगों से ख़रीदते रहोगे, हमारे से कुछ नहीं खरीदोगे। तो हमारे यहाँ से भी तुम माल ख़रीदो, तुम हमारे यहाँ से डिफेंस इक्विपमेंट्स ख़रीदो, तो हमारे यहाँ से डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ ख़रीदो, तो हमारे यहाँ से, क्योंकि अमेरिका जो है लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। तो तुम हमारे यहाँ से LNG भी ख़रीदो। क्यों ख़रीदो LNG? क्योंकि अभी धीरे धीरे जो है कंट्रीज़ जो हैं वो अपने यहाँ से जो ग्रीन हाउस एमिशंस के ऊपर जो उनका फुटप्रिंट है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए फॉसिल फ्यूल्स का कम यूज़ कर रहे हैं, धीरे धीरे उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया भी उसी रास्ते पे आगे बढ़ गया है। जो मोदी जी ने बोला भी कि 19% ऑफ दी, मतलब अगर 1 लीटर आप पेट्रोल डाल रहे हो अपनी गाड़ी में, तो 19% उसमें इथेनॉल ब्लेंडेड है। तो ग्रेजुअली उसको 25%, 30%, 40% तक ले जाने की कोशिश रहेगी। तो उसी फेज़ में LNG भी बहुत हम इंपोर्ट कर रहे हैं बाकी देशों से, कतर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये 2 तरफ़ा मोहब्बत चलनी है। ये यूएस का कहना है कि एक तरफ़ा मोहब्बत नहीं चल सकती, तुम्हें हमारे यहाँ से भी सामान लेना पड़ेगा। अब ये तो उन्होंने बोला है, लेकिन ट्रंप ने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। ये बैकडोर से इन्फॉर्मेशन आई है, जो क्योंकि मोदी और ट्रंप अगर मिल रहे हैं तो पीछे से काफ़ी कुछ डिस्कशंस हो चुके होंगे। तो अब ये देखना है कि क्या निकलता है डोनाल्ड ट्रंप और मिस्टर मोदी की मीटिंग से। और जो हमारा सेंसेक्स, निफ्टी और बाकी जो इंडाइसेस हैं वो गिर रही हैं, उनके ऊपर क्या उसका रिपरकशंस होते हैं। तो मैं इसके आउटकम के बाद, ये जो इनकी मीटिंग होगी उसके ऊपर क्या क्या निकला, क्या उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट्स दिए, उन सब के बाद मैं आपके साथ फिर मुखातिब होऊंगा और उसका डिस्कशन करेंगे कि आगे का जो पाथ है फॉर इंडियन इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट, वो कैसा रहेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड चीज़ें हों कैसी रहेंगी, वो कंपनीज जो यूएस को एक्सपोर्ट करती हैं उनकी स्थिति कैसी रहेगी। अगर आपको ये टॉपिक और कंटेंट सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आपको कुछ नॉलेज एनहेंसमेंट हो रहा है, तो आई वुड रिक्वेस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी आउट। थैंक यू सो मच।